स्टार्ट हो गई वकास रिकॉर्डिंग? अच्छा, चलो लगा दो बस। अच्छा देखो, अब जो है हम लोग की, अब देखो फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छी खासी स्टैट्स थी, लेकिन अब सेकंड में आधे से ज़्यादा मतलब 50% से ज़्यादा हम लोग की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, और अच्छे खासे टॉपिक जो है ना वो हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ चुके हैं, जैसे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सपोनेंशियल है, यूनिफॉर्म बायनोमियल, ये सब कुछ पढ़ चुके हैं हम लोग लास्ट सेमेस्टर में। ठीक है, लेकिन इसमें दोबारा से पढ़ेंगे सारी चीज़ें, ये बात की बात है। अभी जो है वो नॉर्मल जहाँ से सर ने स्टार्ट किया था वहीं से करते हैं। सर ने खैर बी से स्टार्ट किया था, मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले जो मेन चीज़ है, सबसे जो पूरे ऑल मतलब सारी लैब्स में इस्तेमाल होगी, वो है रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है, जो सबसे जो इसका मेन टॉपिक है, वो सबसे पहले तो ये समझो कि रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब तुम लोग को याद होगा, सेक्शन बी वालों को तो शायद करवाई नहीं है लैब, लेकिन हम लोग को करवा चुके हैं। जो सर ने सबसे पहले हम लोग को दिया था, एक सवाल दिया था, डाइस वाला जो सवाल दिया था सर ने, उसके अंदर सर ने हम लोग रैंडम वेरिएबल्स बताए थे कि क्या होते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, अब देखो रैंडम वेरिएबल्स का मतलब ये होता है कि जैसे आप जो है वो एक फर्ज करो कि एक, जैसे मैंने दो डाइस रोल करी हैं। ठीक है, मेरे पास दो डाइस हैं, अब मैंने उसको रोल किया है। अब मेरे पास जो है एक सैंपल स्पेस भी बनेगा ना। देखो सैंपल स्पेस का मतलब ये है कि मेरे पास जब मैं दो डाइस रोल करूंगा, तो उसके ऊपर जितने नंबर्स होंगे मेरे पास, जितने मेरे पास प्रोबेबिलिटीज आएंगी, जितने मेरे पास आउटकम आएंगे, वो उसको हम लोग बोलेंगे कि मेरे पास इतने सैंपल स्पेस बन रहे हैं। ठीक है, अब उसके अंदर से देखो, अगर मुझे बताना है कि आपके पास जो है वो दो डाइस हैं, दो डाइस में से आपके पास फर्ज करो कि मैंने दो डाइस रोल कर दिए और मुझे चाहिए नंबर थ्री, मतलब तीन नंबर मुझे चाहिए। यानी कि जो मेरे पास जो सम मुझे थ्री का चाहिए, यानी कि वन, और एक डाइस पे वन आ जाए और दूसरी डाइस पे टू आ जाए, या पहली डाइस पे टू आ जाए दूसरी डाइस पे वन आ जाए। तो इसका जो एक सम होगा उसको मैं शो किससे करवाऊंगा, एक रैंडम वेरिएबल से शो करवाऊंगा, एक्स से या एस से, किसी से भी शो करवा सकते हैं, लेकिन वैसे ठीक है। तो वो जो होता है हमारे पास, वो रैंडम वेरिएबल होता है कि वो हम लोग को बताएगा कि जो हमारा सम होगा, जो हमारे मतलब जो स्कोर्स होंगे, जो हम लोग डाइस रोल करेंगे, उनका जो सम होगा वो हम लोग डिनोट किससे करेंगे, वो रैंडम वेरिएबल से करेंगे। ठीक है, तो बस इसकी एक छोटी सी सिंपल सी बात थी, इसमें इतना कोई काम नहीं है इसमें रैंडम वेरिएबल्स का। बस ये बताना था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आगे जितने भी हम लोग पढ़ेंगे उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो एक्स इस्तेमाल हो रहा है, तो वो सारे जो है वो सब कुछ रैंडम वेरिएबल्स ही हैं। ठीक है, अच्छा देखो, अब जो है वो वकास ये आगे कर दो स्लाइड। हम लोग ऐसे पढ़ेंगे आज जो है वो हम लोग रैंडम वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और जो है वो एक और चीज़ थी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, वो इसी के अंदर आ जाएगा, मैं बता दूंगा। और बाकी जो जितनी वो सब चीज़ें हैं, पीडीएफ, पीएमएफ, सीडीएफ, ये सब कुछ यही है, मैं बता देता हूँ सब कुछ। ठीक है, लेकिन एक चीज़ हम लोग बाद में पढ़ेंगे, मोमेंट्स जो है, मोमेंट्स जनरेटिंग फंक्शन जो है, एमजीएफ, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि वो बहुत बहुत टफ है। तो और अभी उसकी कोई हम लोग को सर ने लैब दी नहीं है, तो जब उसकी लैब आएगी तब वो लैब के साथ ही समझ लेंगे एमजीएफ, जितनी भी चीज़ों का है ना, चाहे वो यूनिफॉर्म हो, एक्सपोनेंशियल, किसी का भी है। ठीक है, अभी उसको छोड़ दो फिलहाल। देखो, अब देखो सबसे पहले जो है वो रैंडम वेरिएबल्स हैं, रैंडम वेरिएबल्स समझ में आ गए सबको। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे, देखो रैंडम वेरिएबल्स की दो टाइप्स हैं। ठीक है, एक है हमारे पास रैंडम वेरिएबल्स के अंदर, एक हम लोग के पास आ जाएगा डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फिर आ जाएगा हम लोग के पास कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोग एक चीज़ पढ़ रहे हैं बहुत अरसे से, पीडीएफ, पीएमएफ, ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या है, देखो पीडीएफ, पीएमएफ और सीडीएफ जो है ना, ये देखो, पीडीएफ का मतलब है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, और पीएमएफ का मतलब है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, अच्छा देखो, अब डिस्क्रीट डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, उसी को हम लोग कहते हैं पीडीएफ। ठीक है, वही हम लोग का पीडीएफ होता है, उसमें हम लोग जो है वो डेंसिटी बताते हैं। ठीक है, और जो कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारी क्या है, वो है, सॉरी सॉरी, जो डिस्क्रीट है वो हमारी पीएमएफ है, उसमें हम लोग मास बताते हैं, और जो कंटीन्यूअस है वो उसमें हम लोग पीडीएफ बताते हैं। ठीक है, सर का भी मैसेज आ गया, एक मिनट रुकना, ये मुस्तफ़ा बताएगा। अच्छा,
देखो अब डिस्क्रीट में जो है वो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिस्क्रीट के अंदर पीएमएफ निकालते हैं और कंटीन्यूअस के अंदर हम लोग जो है वो पीडीएफ निकालते हैं, सही है? और जो सीडीएफ है वो क्या है, क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, यानी कि ये दोनों का निकलेगा, यानी कि कंटीन्यूअस का भी है, डिस्क्रीट का भी है। याद करो हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर किया था क्युमुलेटिव। जब हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बना रहे थे तो हम लोगों ने क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी बनाया था, एक कॉलम बनाया था। तो सेम एग्जैक्टली यहाँ पे भी वही चीज़ है, थोड़ा सा फर्क है। मैं बताता हूँ आगे आगे कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है? लेकिन जो है वो ये पढ़ेंगे सारी चीज़ें, और मीन वगैरह भी पढ़ेंगे, वेरिएंस भी हैं, सारी चीज़ें हैं। लेकिन फॉर्मूलेज़ यहाँ पे जो है वो दूसरे यूज़ होंगे, वो वाले नहीं है फॉर्मूले, ठीक है? अब अब ये समझ में आ गया कि सीडीएफ क्या है, पीडीएफ क्या है, पीएमएफ क्या है। पीएमएफ जो है वो हमारी वही है, डिस्क्रीट ही है, और जो पीडीएफ है वो कंटीन्यूअस ही है। तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना, सेम चीज़ है दोनों। उसके बाद मैं आगे करता हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? अच्छा, अब देखो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स हैं हम लोग के पास, ठीक है? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स से मैं डेफिनेशन तो मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं बस नॉर्मल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। देखो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स क्या होता है, जैसे हम लोगों ने लास्ट एक सवाल किया हुआ है हम लोगों ने, ये वाला डाइस वाला। इसके अंदर देखो डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो वैल्यूज़ है ना, डिस्क्रीट का मतलब क्या है, आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो काउंटेबल है, यानी कि आपके पास जो एक वैल्यूज़ आई हुई है ना, जैसे फर्ज़ कर लो कि 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके जितनी वैल्यूज़ है ना, ये डिस्क्रीट है, यानी कि काउंटेबल वैल्यूज़ हैं। और कंटीन्यूअस का मतलब क्या हुआ कि आपके पास जितनी वैल्यूज़ आएँगी वो मेजरेबल होंगी, ठीक है? यानी कि जब जहाँ पे भी ये लिखा हुआ देखो ना कि जैसे नॉर्मल वैल्यूज़ लिखी हुई हैं 2, 3, 4, 5, 6, तो समझ जाओ कि ये सवाल जो है वो डिस्क्रीट है, यानी कि सवाल जो है वो पीएमएफ का है। ठीक है? और जहाँ पे भी अगर ये लिखा हुआ हो कि वैल्यू जो है x की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है और 3 से छोटी है, यानी या तो फिर x की वैल्यू जो है वो 3 से शुरू हो रही है और 7 पे खत्म हो रही है, या 3 से शुरू हो रही है, इस तरह से जब इस तरह से देखो जब जैसे भी होंगी सारी चीज़ें, ठीक है? तो जब यार बीच में मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है? ये जो भी है ये फेडेड टॉक, मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? अच्छा देखो अब जो है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स हो गए और कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स हो गए, ठीक है? अब डिस्क्रीट की जहाँ बात है तो डिस्क्रीट में हम लोग ये देखते हैं कि जहाँ पर जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल वैल्यूज जहाँ पे लिखी हुई है, सबसे इसकी मेन जो कॉमन सी एग्जांपल है वो यही वाला सवाल है जो सर ने हम लोग को करवाया था, डाइस वाला जो सवाल था, ठीक है? अब इसके अंदर क्या, डिस्क्रीट के अंदर क्या होता है कि जैसे आपको वैल्यूज दी हुई हैं, आपके पास बहुत सारी वैल्यूज हैं, 2, 3, 4, 5, 6 फर्ज कर लो इतनी सारी है, ठीक है? अब हम लोग को उसके अंदर जो है वो बताना है कि आप इसमें प्रोबेबिलिटी बताएँ, पीएमएफ बताएँ, इसकी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताएँ। उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपको ग्राफ़िकल फॉर्म बताना होता है और जो है वो फंक्शनल फॉर्म बतानी होती है। जो फंक्शनल फॉर्म के अंदर जो है वो आप कॉम्बिनेशन का फ़ॉर्मूला लगाते हैं, वो मैं सब बताऊँगा अभी, ठीक है? ये वाली सारी चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर। तो डिस्क्रीट का जहाँ पे भी ज़िक्र हो ना, जहाँ पे जैसे फ़र्ज़ कर लो पेपर में अगर लिखा आ गया ना नॉर्मल ये वाला सवाल डाइस वाला आ गया, या जो है वो नॉर्मल वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, तो समझ जाना कि ये डिस्क्रीट का सवाल है। और जहाँ पे ये लिखा हुआ हो कि x की वैल्यू जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक चल रही है, या x की वैल्यू जो है वो 0 से शुरू हो रही है और 3 पे खत्म हो गई। जहाँ पे ग्रेटर दैन, इक्वल टू, या तो फिर लेस देन इक्वल टू, इस तरह के साइन है ना, वो समझ जाना कि वो वाले जो सवाल हैं वो कंटीन्यूअस के सवाल हैं, ठीक है? यानी कि वो पीडीएफ के सवाल हैं। अब वकास इस पे आ जाओ आगे, कंटीन्यूअस। ये तो मैं बता चुका हूँ ना, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ये वही है, ठीक है? इसके फ़ॉर्मूलाज़ वगैरह जो भी होंगे ना मैं अभी आगे बता, सारी चीज़ें जो है ना मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन के अंदर ही आ जाएँगी सारी चीज़ें, वो मैं बता दूँगा। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो है वो आपका वही होता है, जो मैंने अभी बताया ना, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह से जैसे इसने स्लाइड में दिखाया हुआ है ना, ये हम लोगों ने याद करो, सर ने क्लास में करवाया था, यही वाला हेड्स एंड टेल्स वाला सवाल जो था।
इक्वल टू, इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, ये जितने भी साइन होते हैं ना, ये सारे जब भी जहां भी यूज हो जाए ना, तो ये समझ जाना कि ये कंटिन्यूअस की बात हो रही है। ये सवाल जो है वो पीडीएफ का है, बीएमएफ का नहीं है, वो सवाल डिस्क्रीट का नहीं है। ठीक है, अब आगे आ जाओ, कंटिन्यूअस पर आ जाओ। वगास ये वाली स्लाइड मैं बाद में बताता हूँ, सीडीएफ वाली ना, कम्युलेटिव वाली। देखो अब कंटिन्यूअस की बात आ गई, देखो। अच्छा, एक मैं बात बताना भूल गया, डिस्क्रीट के अंदर जो है वो आपका ग्राफ जो होगा ना, अगर जहाँ पे अगर फर्स्ट कर लो कि सर ने ग्राफ बनाने के लिए दिया हुआ है कि आपको जो है वो इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बनाना है, तो उसका ग्राफ जो होगा ना वो मतलब कैसे होगा, जैसे हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर नहीं बनाया था, बॉक्सेस बनाए थे हम लोगों ने। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बॉक्सेस नहीं बनाएंगे, यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को एक लाइंस बनानी है, जो जो हमारे पास आउटकम्स आते रहेंगे ना, प्रोबेबिलिटीज आते रहेंगी, उन्हीं उन्हीं पर हम लोगों ने जो है वो ग्राफ पे हम लोगों ने पहले तो प्लॉट करनी है, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हम लोगों ने प्लॉटिंग करनी है, जो जो वैल्यूज आएंगी। उसके बाद जो है वो हम लोग को लाइंस ड्रॉ करनी है, यहाँ पे हम लोग को बॉक्सेस नहीं बनाना है। और बॉक्सेस हम लोग बना सकते हैं, लेकिन मैंने जो तुम लोग तस्वीरें भेजी है ना काम में, उसमें मैंने देखो, गौर से देखोगे ना तो मैंने बॉक्सेस बनाए हुए होंगे, या तो फिर मैं क्लास में दिखा दूंगा तुम लोग को, मैंने बॉक्सेस इस तरह से बनाए हुए हैं कि जैसे मैंने लाइनें बनाई हुई ना नंबर्स के ऊपर, जैसे 2 3 4 5 6 7 8, इस पे मैंने लाइंस ड्रॉ करी हुई हैं। और मैंने जो है ना बॉक्सेस कैसे बनाए कि मैंने 0.5 कम्युलेटिव के हिसाब से मैंने बॉक्सेस बनाए, यानी कि मैंने 0.5 लेफ्ट से कम कर दिया और 0.5 जो है मैंने राइट से बढ़ा दिया। सही है, इस तरह से मैंने हल्का सा लाइट सा बॉक्स बना दिया, वैसे जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नीड नहीं है, बस लाइनें बना दो। तो इसका जो है, अगर वैसे ही बता रहा हूँ कि अगर ग्राफ आ जाए तो डिस्क्रीट की यहाँ पे बात हो जाए तो वहां पर जो है वो आप लाइंस बनाएंगे, और कंटिन्यूअस के अंदर अगर ग्राफ की बात हो तो वहां पे लाइंस नहीं बनेगी, वहां पर आपकी वो बनेगी, मतलब एक वेव टाइप की बनेगी। ठीक है, यानी कि वो लाइन से शो नहीं करवाओगे आप, क्योंकि कंटिन्यूअस की बात हो रही है ना, मेजरेबल वैल्यू है ना, वो तो कहाँ से लेके कहाँ, यानी कि अगर जीरो से लिखा हुआ है कि, फर्ज करो लिखा हुआ है कि एक्स की वैल्यू है जीरो से बड़ी है और थ्री आके खत्म हो रही है, तो जीरो और थ्री के बीच में कितने कितने लाखों नंबर्स हैं, करोड़ों नंबर्स हैं, 0.00 कितनी सारी वैल्यूज आ जाएंगी, तो वो सब मेजरेबल होंगी। तो उसको हम लोग जो है वो किससे शो करवाएंगे, वेव से। ठीक है, तो ये बताना था एक चीज। अच्छा, अब देखो, आप कंटिन्यूस पर आ जाओ। अच्छा, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या है? कंटिन्यूस मैंने अभी बताया कि कंटिन्यूस, जहाँ पे भी देखो ना सवाल के अंदर लिखा हुआ हो कि जो है वो आपके आपके पास ये वाला सवाल है, एक्स की वैल्यू, एक्स यानी कि रैंडम वेरिएबल, यानी कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू आपको जो है वो फाइंड करनी है। और आपके पास जो है वो ये गिवन है, और गिवन के अंदर क्या होगा कि यानी कि कुछ वैल्यूज आपके पास गिवन होंगी और उसके आगे लिखा हुआ होगा कि जो है वो एक्स जो वो जीरो से बड़ा है, इससे छोटा है, या जीरो के इक्वल, थ्री के इक्वल है। तो इस तरह से समझ जाना कि आपके पास जो है ना कंटिन्यूस, यानी कि पीडीएफ की बात हो रही है। सही है, वहां पर जो फॉर्मूले दूसरे लगेंगे, पीडीएफ के अंदर अलग फॉर्मूले होते हैं, पीएमएफ के अंदर अलग फॉर्मूला है, तो वो मैं अभी बताता हूँ मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन में। सही है, तो कंटिन्यूस के अंदर जो है वो हम लोग ये वाली नॉर्मल, इतना कोई इसमें समझने वाली चीज है नहीं, बस सिर्फ फॉर्मूले के, बस ये याद रखो कि कंटिन्यूस की जहाँ बात हो रही है वहाँ पे पीडीएफ वाला फॉर्मूला लगेगा, वहाँ पे गलती से पीएमएफ वाला मत लगा देना, आंसर बिल्कुल चेंज आएगा। ठीक है, तो बस इसमें ये फर्क होता है। और बाकी जो है वो एक और चीज थी, बल्कि वो इतनी जरूरी नहीं है, वो मैं बाद में बताऊंगा। अब देखो, अब जो है वो, अब वकास, अब सीडीएफ पर आ जाओ। ये समझ में आ गया डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस और पीडीएफ और पीएमएफ में फर्क? ये क्लियर हो गई सबको? अच्छा, अब देखो, अब एक है हमारे पास लास्ट, ये है कि सीडीएफ क्या होता है। सीडीएफ अगर ज्यादा डीप में जाओगे ना तो कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, लेकिन अगर ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो वो कम्युलेटिव कहलाता है। ठीक है, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है आपके पास, कम्युलेटिव का मतलब क्या होता है कि यानी कि जैसे देखो, अब सीडीएफ जो है ना वो हम लोग पीडीएफ का भी निकाल सकते हैं और पीएमएफ का भी निकाल सकते हैं, दोनों का निकलता है। ठीक है, लेकिन सीडीएफ का एक जो मेन पॉइंट है वो ये क्या होना चाहिए कि सीडीएफ की जो लास्ट वैल्यू है आपकी, वो लाजमी लाजमी वन होनी चाहिए। अगर वन से वो ज्यादा बड़ी है, या वन से, मतलब ये कह लो कि जैसे, वैसे तो वन ही आती है, तो वन की या तो फिर छोटी आ रही है, वन से बड़ी आ रही है, तो आपका कुछ गलती है आंसर में। ठीक है, और सीडीएफ निकालते कैसे हैं मैं सब बाद में बताऊंगा, लेकिन जो मेन इसकी चीज़ है वो ये है कि सीडीएफ में आप जो है वो
ये देखो मैं बताता हूँ कि कंटीन्यूअस और डिस्क्रीट के अंदर क्या फ़र्क होता है सीडीएफ का। देखो, अब देखो डिस्क्रीट के अंदर फ़र्क ये है कि जैसे फ़र्ज़ करो कि डाइस हैं। अब 2 डाइस मैं रोल कर रहा हूँ। अब पहली दफ़ा मैंने रोल किया तो मेरे पास आंसर आ गया 2, सही है? 1 तो आ नहीं सकता क्योंकि 2 डाइस मैं रोल कर रहा हूँ तो 1 तो पॉसिबल नहीं है, सही है? 2 आ गया, फिर मैंने दूसरी दफ़ा डाइस रोल करी तो मेरे पास 3 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 6 आ गया, ठीक है? इस तरह मैंने कर लिया। इस तरह से मेरा एक ग्राफ बन जाएगा। अगर मैं ग्राफ इसको प्लॉट करूँगा तो मेरे पास एक ग्राफ इस तरह से बन जाएगा कि मैंने पहली दफ़ा रोल किया तो मेरे पास जो है वो आउटकम कितना आया उसका, यानी कि मेरे पास 2 आ गया। अब मतलब वो मेरी मर्ज़ी है, वो मैं अपने हिसाब से कर सकता हूँ, लेकिन एक ग्राफ बन जाएगा इसका। अब इसका सीडीएफ से क्या ताल्लुक है, अगर हम लोग इसका सीडीएफ देखना चाहें, तो कैसे देखेंगे कि सीडीएफ में क्या होता है कि जैसे हम लोग वहाँ पे याद है कि हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी में जो पहली वैल्यू होती है वो तो सेम रहती है, लेकिन जो हम लोग को दूसरी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लानी होती थी, वो हम लोग क्या करते थे, उसमें हम लोग पहली फ्रीक्वेंसी को दूसरी फ्रीक्वेंसी में ऐड करते थे। यही करते थे ना? उसके बाद हम लोग शुरू की 2 को तीसरी वाली में ऐड करते थे। फिर तीसरी 3 को ऐसे-ऐसे करके हम लोग ऐड करते रहते थे, तो हमारे पास जो है वो क्युमुलेटिव आता रहता था और फाइनल आंसर जो है हम लोग का वही फ्रीक्वेंसी आती थी इक्वल, जो हमारे पास लास्ट फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है? यानी कि जो टोटल आती थी हमारे पास। लेकिन यहाँ पे सीडीएफ क्या है कि यहाँ पे सीडीएफ के अंदर आपके पास जो फाइनल वैल्यू है वो 1 के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर भी हम लोग सेम यही चीज़ करेंगे, यहाँ पर भी डिस्क्रीट का फ़ॉर्मूले वगैरह बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन मतलब इसका यही है कि आप जो है वो वैल्यूज़ जो है वो एक में एक ऐड करते आ रहे हैं, सही है? इसका मतलब ये होता है सीडीएफ का। और कंटीन्यूअस की अगर बात करें तो कंटीन्यूअस में अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, उसमें तो डाइस का हम लोग कर नहीं सकते। अगर कोई कोई भी एग्ज़ाम्पल लेके हम लोग ग्राफ बना रहे हैं, तो अगर ग्राफ में हम लोग की एक वेव बन गई, ठीक है? अब हम लोग वेव को कैसे शो करेंगे? वेव में तो हम लोग बॉक्सेस या लाइन्स नहीं बना सकते। तो वेव्स में क्या होता है, वेव्स में हम लोग अ, अगर उसको हम लोग सीडीएफ में लेके जाएँगे, तो हम लोग को मतलब कैसे बनाएँगे वो? उसका जो है ना ग्रेडिएंट बनेगा। ग्रेडिएंट का मतलब समझते हो? जैसे ग्रेडिएंट का मतलब ये होता है कि आपके पास एक ग्राफ बना हुआ है, ठीक है? ग्राफ के अंदर जो है ना एक मिड वैल्यू है, वहाँ से जो है एक मिड वैल्यू है, वहाँ से मिड वैल्यू से लेफ्ट की तरफ उतना ही नीचे जा रहा है जितना राइट की तरफ ऊपर जा रहा है। यानी कि मैं कैसे बताऊँ, अगर तुम लोगों को समझ में आ रहा है, जैसे एक ग्राफ ले लो, ग्राफ के ऊपर बीच में एक वैल्यू प्लॉट कर लो, ठीक है? अब राइट साइड के ऊपर जितनी वैल्यू ऊपर जा रही है ना, उतनी ही लेफ्ट साइड पे नीचे जा रही है। यानी एक बहुत बड़ा-सा जैसे कैसे बताऊँ, एस बन रहा है, यानी कि डायगोनल में एस बन रहा है, ठीक है? इस तरह से अगर करना चाहे ना, तो उस तरह से बनता है, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये इतना कोई काम-वाम नहीं है इसका आगे, बहुत सिर्फ़ फ़ॉर्मूलेज़ का काम है। तो अगर हम लोग पीडीएफ से सीडीएफ में अगर जाना चाहें ग्राफ के अंदर, तो इसको ऐसे शो करवाते हैं। वैसे तो कोई सवाल ऐसा आएगा नहीं, जब आएगा तो मैं बता दूँगा। तो इसमें इतना कोई ऐसा वो नहीं है मुश्किल, ठीक है? अब पीडीएफ हो गया, सीडीएफ हो गया, पीएमएफ हो गया, और क्या रह गया? ये वाली सारी चीज़ें क्लियर हो गई तुम लोग को? समझ में आ गई? थोड़ा-सा टिपिकल था ये। अगर नहीं हुआ तो मुझे बता दें, मैं दोबारा सही से समझा दूँगा। कोई सवाल है तो कर लो। अच्छा, अब एक यार लास्ट। हाँ, बोलो। एक ब्रीफिंग दे दो ना कि भाई पीडीएफ ये है और बस ये इस तरह से अब आगे चलो। हाँ। अच्छा देखो, रैंडम वेरिएबल्स क्या आते हैं? रैंडम वेरिएबल्स यानी कि जो हमारे पास आउटकम्स आ रहे होते हैं, उनमें से अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो हर एक की प्रोबेबिलिटी अलग आएगी। यानी कि रैंडम वेरिएबल्स जो होते हैं, वो हर एक पे अलग आते हैं। यानी कि वो जैसे मैं अगर हेड्स और टेल्स का कर रहा हूँ, तो अगर मुझे पहली वाली पे जो है वो 2 हेड और 1 टेल लाना है, यानी कि मैं सिक्के अगर 2 या 3 ले रहा हूँ, तो जो है वो अगर मुझे 2 हेड्स और 1 टेल लाना है, तो यानी कि उसका मैं शो किससे करवाऊँगा? एक्स से, यानी कि पी एक्स से मैं शो करवा दूँगा, ठीक है? तो इस तरह से रैंडम वेरिएबल्स होते हैं। फिर क्या है, फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है, उसके अंदर जो है वो रैंडम वेरिएबल्स होते हैं। रैंडम वेरिएबल्स 2 टाइप के होते हैं, एक डिस्क्रीट, एक कंटीन्यूअस। डिस्क्रीट को क्या कहते हैं? पीएमएफ, सही है? और कंटीन्यूअस को क्या कहते हैं? पीडीएफ। यानी कि डिस्क्रीट के अंदर हम लोग जो है वो मास मास मेजर करते हैं, और कंटीन्यूअस के अंदर जो है वो हम लोग डेंसिटी मेजर करते हैं, ठीक है?
तो ये फ़र्क है दोनों में। कोई अलग-अलग, मैं पहले समझ रहा था कि दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं, चारों अलग-अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये सेम है, ठीक है। उसके बाद फिर सीडीएफ आ जाता है। सीडीएफ जो है वो दोनों चीज़ों का निकलता है, कम्युलेटिव, वही जैसा हमने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था कि वैल्यूज़ को ऐड करते हैं तो हमारे पास सीडीएफ बन जाता है। वहाँ पर ये था कि लास्ट वैल्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी के इक्वल आनी चाहिए, और यहाँ पर ये है कि लास्ट वैल्यू जो है वो आपकी 1 के इक्वल चाहिए सीडीएफ के अंदर। फ़ॉर्मूले दोनों के अलग-अलग हैं, पीडीएफ का अलग है, पीएमएफ का अलग है। सीडीएफ के अंदर भी पीएमएफ का अलग है और पीडीएफ का अलग है, दोनों के अलग-अलग हैं, ठीक है। बस ये था फ़र्क। और बाकी जो है वो एक चीज़ रह गई मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, उसके बाद फिर हम लोग लैब पर आते हैं। अच्छा, मैंने जो है वो तुम लोगों को काम भेजा था वो सही कर लेना। जिसमें एक सवाल तो पूरे पेज का गलत था, वो मीन और वेरिएंस जो मैंने निकाला है ना, वो आकाश ने बताया था मुझे खैर बाद में। तो जो है वो सही कर लेना। मैंने जो है वो मीन और वेरिएंस वही वाला रख दिया था जो हम लोग जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो वो नहीं होगा यहाँ पर। जो है वो यूनिफॉर्म की अलग बात होती है। यूनिफॉर्म हम लोग खैर बाद में पढ़ेंगे, लेकिन जो है वो अगर हम लोग नॉर्मल भी बात कर रहे हैं जैसे डिस्क्रीट की या कंटिन्यूस की, तो यहाँ पर जो है वो मीन और वेरिएंस के फॉर्मूले अलग होते हैं, टोटली बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक। अब एक लास्ट चीज रह गई मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। डेफिनेशन हाँ सारी वही है, डेफिनेशन और फॉर्मूले सब वहीं पे लिख करके पीडीएफ में। वकास वाली स्लाइड लगा दे, लास्ट वाली। अच्छा देखो, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन क्या होती है। देखो, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है कि आप जो है वो एक एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल रहे हो, यानी कि जैसे आप अगर डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी कर रहे हो या अगर कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी कर रहे हो, तो दोनों की एक मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन यानी कि एक एक्सपेक्टेड वैल्यू निकलेंगे। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब क्या होता है कि आप या तो फिर मीन, अगर उसको हम लोग समराइज करके बात करें तो उसका मतलब ये होता है कि आप मीन निकाल रहे हो, आप वेरिएंस निकाल रहे हो, और अगर और फर्दर जाना चाहें तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को सिर्फ दो चीजें निकालना। अगर सर देते स्टैंडर्ड डेविएशन का कोई सवाल तो बहुत सिंपल सा होता है, सिर्फ रूट लगा देते हैं, ठीक है। तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो इसका मतलब ये होता है कि आप एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल रहे हो, या तो आप मीन निकाल रहे हो या आप जो है वो वेरिएंस निकाल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो अच्छा, डिस्क्रीट के अंदर अलग है और कंटिन्यूस के अंदर अलग है। वकास ये वाली स्लाइड पूरी खोल दो, ये सीआरबी वाला। अच्छा देखो, डिस्क्रीट के अंदर जो है वो मीन, देखो हम लोग यहाँ पर जो है वो मीन कैसे निकालेंगे। अ, याद करो कि किसके अंदर हम लोगों ने किया था ये वाला, मोमेंट्स, हाँ मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन जब हम लोग निकाल रहे थे, तो याद है कि हम लोग फॉर्मूला क्या निकाल रहे थे। अनग्रुप्ड की बात कर रहा हूँ मैं। अनग्रुप्ड में हम लोग क्या कर रहे थे, समीशन एक्स एफ एक्स यानी कि ई एक्स और पी एक्स डिवाइडेड बाई एन, एन कर रहे थे, इस तरह से कुछ था। यानी कि हम लोग जो है वो ई एक्स को पी एक्स से मल्टीप्लाई करवा रहे थे। हम लोग टेबल के अंदर ऐसे ही करवा रहे थे ना कि दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करवा के एक नया कॉलम बना के आगे लिख दिया, फिर नेक्स्ट पर आए उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, फिर अलग बना के लिख दिया। फिर इस तरह से जब सारे आंसर आए तो उनका सम करके और वही हमारा जो है वो वहां पर हमने पुट कर दी। तो सेम एग्जैक्ट यहाँ पे वही चीज है कि यहाँ पर जो हम लोग क्या करना है, यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है ना, यानी कि सम ऑफ एक्स। यहाँ पर एक्स का मतलब ये वो वही है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ही है। एक्स का मतलब है कि मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। यानी कि ई एक्स डॉट पी एक्स। पी एक्स मतलब हमारे पास जो है वो प्रोबेबिलिटी जो आएगी जितनी भी सवालों की। जैसे देखो, मेरे मेरे सामने जैसे एक सवाल खुला हुआ है, उसमें लिखा हुआ है, उसमें पी एक्स की वैल्यू मेरे पास गिवन है, तीन कॉलम बने हुए हैं, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है 0.57, फिर लिखा हुआ है 0.28, फिर लिखा हुआ है 0.14। ये पी एक्स की वैल्यू है, और एक्स की वैल्यू मेरे पास दी हुई है 248। तो अब मैं क्या करूंगा, और देखो पीछे लिखा हुआ है सम का साइन लिखा हुआ है। अब मैं इसको डायरेक्ट नहीं कर सकता, मैं इसको पहले मल्टीप्लाई करवाऊंगा, यानी कि मैं एक्स को पी एक्स से मल्टीप्लाई करवाऊंगा बारी बारी हर कॉलम को, ठीक है। जो फिर मेरे पास जो है वो फाइनल आंसर जो आएगा, उनको मैं सम अप करवा के फिर यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। उनको मैं सम अप करवा के, ठीक है। तो मेरे पास जो है यहाँ पे मीन आ जाएगा। ये माइक किसका खुला हुआ है, बंद कर लो, ठीक है। इस तरह से मीन निकलेगा, ठीक है।
अच्छा मीन ये था डिस्क्रीट का, ठीक है? और जो है वो उसके बाद अब सीआरवी जो है यानी कि कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल का जो है वो मीन कैसे निकालते हैं, इसका मीन अलग तरीके से निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो हम लोग कंटीन्यूअस की बात कर रहे हैं। तो देखो इससे तो सबको पता ही चल रहा होगा कि यहाँ पे हम लोगों ने इंटीग्रेशन का माइनस नेगेटिव से पॉजिटिव माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी क्यों लगाया है, क्योंकि कंटीन्यूअस की बात हो रही है ना यहाँ पर, यानी कि मेजरेबल वैल्यू है, यानी कि हम लोग को नहीं पता कि कौन सी वैल्यू कहाँ तक जा रही है, कौन सी वैल्यू कहाँ से शुरू हुई है, कहाँ पे ख़त्म हो गई। तो यहाँ पर जो है वो एक नॉर्मल सी चीज़ हम लोगों ने ले ली कि इंटीग्रेशन लगा दी, उसको जितनी भी यानी कि हमारे पास सवाल में चाहे कितनी वैल्यूज़ हों, चाहे वो लिखा हुआ हो कि 0 से शुरू हो रही है और लाखों पे ख़त्म हो रही है। हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल उसको इंटीग्रेट करवा देंगे, तो हमारे पास टोटल सम पूरा आंसर आ जाएगा उसका। तो माइनस इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हम लोग जो है वो इंटीग्रेशन लेंगे, और अंदर क्या करा है, एक्स एफ एक्स डी एक्स, यानी अच्छा देखो वहाँ पर जो था डिस्क्रीट के अंदर जो है वो हम लोग पी एक्स से शो करते हैं उसको, प्रोबेबिलिटी को, या तो फिर जो भी हम हमारी चीज़ होगी ना उसको, एक्सपेक्टेड चीज़ को हम लोग जो है वो पी एक्स से शो करते हैं। और यहाँ पर जो है वो हम लोग सीआरवी के अंदर हम लोग एफ ऑफ एक्स से शो करते हैं, ठीक है? तो ये भी दोनों याद रखना है चीज़ें। सही है, और बाकी फार्मूला वही है, बाकी इंटीग्रेशन का फार्मूला है ये एक्स एफ एक्स और डी एक्स। यहाँ पर जो है वो माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी का मतलब ये है कि आपके पास अगर कोई वैल्यू लिखी हुई है कि एक्स की वैल्यू 0 से शुरू हो रही है और 7 पे ख़त्म हो रही है, तो आप माइनस इन्फिनिटी की जगह क्या रखोगे, 0, और पॉजिटिव की जगह क्या रखोगे, 7। तो उसके बाद फिर और अंदर जो भी आपके पास एफ एफ एक्स की जो भी वैल्यू होगी, यानी कि सवाल में जो भी गिवन होगा वहाँ पे वो पुट करके और उसको इंटीग्रेट करवा देंगे, तो नॉर्मल सी चीज़ वो आंसर आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद जो है वो, अच्छा दोनों का मीन इस तरह निकालते हैं, डीआरवी का अलग है, सीआरवी का अलग है, लेकिन दोनों का वेरिएंस सेम है, वेरिएंस दोनों का सेम रहेगा, ठीक है? वेरिएंस वकास को लगाना है, अभी तो मैं लगाया था। देखो वेरिएंस का फॉर्मूला ये है, ठीक है? ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना वेरिएंस, देखो एक एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस मीन का स्क्वायर, मतलब होल स्क्वायर, या तो फिर इससे कर लो, या तो फिर जो है वो नीचे एक वैल्यू लिखी हुई है, इसको डायरेक्ट इस तरह, मतलब अगर हम लोग ऊपर वाली वैल्यू को पूरा सॉल्व करके खोलेंगे तो नीचे वाली जो लिखी हुई है ना यही बनेगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, इसका पूरा होल स्क्वायर, यानी कि देखो अब यहाँ पर जो है ना एक्सपेक्टेड वैल्यू जो एक्स है ना, यानी कि जो सेकंड वाली है, वो हमारे पास बेसिकली मीन ही है, वो हमारे पास मीन ही होगा, यानी कि जब हम लोग मीन निकालेंगे, चाहे किसी का भी निकालें, वो हमारे पास मीन ही होगा, तो वो एज इट इज यहाँ पे वही चीज़ आ जाएगी, उसका स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन जो पहली वाली चीज़ है ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर, ये हम लोग को दोबारा से निकालना पड़ेगा। दोबारा से कैसे निकालेंगे, सिर्फ एक काम करना है, जो भी एक्स की वैल्यूज होंगी ना उन पे सिर्फ स्क्वायर करना है, और उसको दोबारा से पी एक्स से मल्टीप्लाई करवा के और सम करके आंसर लिख देना है, ठीक है? और वही वाली चीज़ पूरी एग्जैक्ट यहाँ पर आ जाएगी, यानी कि जैसे फर्ज करो कि मेरे पास एक्स था 248, लेकिन अब यहाँ पे मेरे पास एक्स स्क्वायर है, तो यानी कि मैं एक्स स्क्वायर कर दूंगा, यानी कि मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 का मैं स्क्वायर कर दूंगा, 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, इसके बाद जो है वो मैं पी एक्स से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, सम करूंगा और यहाँ पर आंसर लिख दूंगा, और माइनस में किससे करवाऊंगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, वो मेरे पास पहले से गिवन होगी कि मैं मीन निकाल चुका हूँ, तो मैं मीन वहाँ पे आंसर रखूंगा, स्क्वायर करूंगा, माइनस करवाऊंगा, मेरे पास वेरिएंस आ जाएगा। दोनों का वेरिएंस सेम होता है, लेकिन मीन दोनों का अलग अलग तरीके से निकलेगा, ठीक है? ये क्लियर हो गई दोनों चीजें, एक्स मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। बस ये आखिरी था, इसके बाद फिर लैब शुरू करेंगे, तो बता दो कोई सवाल तो नहीं है? अगर बाद में भी कुछ समझ में नहीं आए पूछ लेना मुझसे, प्राइवेट पे पूछ लेना, मुझसे पूछ लेना, वकास से पूछ लेना, हसान से पूछ लेना, किसी से भी पूछ लेना, ठीक है? अच्छा अब जो है वो 9 बज रहा है, एक लैब वन मेरे ख्याल में शायद पूरी भी नहीं हो सकेगी, बहुत टाइम हो रहा है, तो लैब वन का एक, चलो एक दो सवाल तो कर लेते हैं। जो पहला वाला सवाल है ना डाइस वाला, वो मैं करवा देता हूँ, और मैं मतलब समझा देता हूँ मैं कि कैसे हुआ है थोड़ा बहुत। वकास वाला सवाल लगा दे। देख लो मैंने ग्रुप पे भेजा हुआ है, या तो फिर वो वाली पीडीएफ फाइल लगा लो, कुछ भी कर लो, ठीक है?
अब देखो ये सर ने एक सवाल हम लोगों को क्लास में दिया था कि लिखा हुआ है कि लेट 2 6 डाइस साइडेड डाइस आर रोल्ड, वही जो मैं अभी बता रहा था, ठीक है। हाँ तुम लोग जो है ना एक काम करो, तुम लोग पीडीएफ लगा लो, या वकास ने भी खोला हुआ ना ये सामने, तो इससे देख लो, या तो फिर ग्रुप पे जो पीडीएफ है ना वो लगा लो, ठीक है। अब देखो इसमें जो है वो लिखा हुआ है कि लेट 2 6 साइडेड डाइस आर रोल्ड आउट एंड लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल डिनोट्स द सम ऑफ द स्कोर्स ऑन द 2 डाइस। यानी कि देखो वही वाली बात है जो मैंने भी बताई है कि हमारे पास 2 डाइस हैं, उनको रोल करना है हम लोग को, और हमारे पास एक जो है रैंडम वेरिएबल गिवन है। रैंडम वेरिएबल क्यों गिवन है कि हम लोग जब 2 डाइस है हमारे पास, उनको जब रोल करेंगे और जो हमारे पास आंसर आएगा, यानी कि अब 2 डाइस हम लोगों ने रोल करिए तो जाहिर सी बात है उनका सम होगा ना आंसर। यानी कि जैसे मैंने फर्ज करो एक पहली डाइस रोल करी तो 2 आ गया, दूसरी डाइस रोल करी तो 4 आ गया, तो अब उनका सम जो होगा वो 6 होगा। तो वो मेरे पास जो है वो मैं किससे शो करवाऊंगा, मैं एक रैंडम वेरिएबल से शो करवा दूंगा, ठीक है। तो अब मुझे बताना है कि जो है वो अब मेरे पास जो है वो कितने इसमें लिखा हुआ है कि डिनोट्स द सम ऑफ द स्कोर्स ऑन द 2 डाइस। यानी कि अब जितनी पॉसिबिलिटी है ना हमारे पास, यानी कि 2 डाइस की जितनी पॉसिबल आउटकम्स निकलेंगे और जितने हमारे पास जो है वो सम आएंगे, यानी कि रैंडम वेरिएबल से जिसको हम लोग शो करवाएंगे, जितने सम हमारे पास आ सकते हैं वो सब कुछ बताना है इस सवाल के अंदर। और जो है वो कंस्ट्रक्ट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, यानी कि जो है वो रैंडम वेरिएबल जो है ना हमारे पास एक्स जो है वो यहाँ पे रैंडम वेरिएबल को जो है वो ग्राफिकली, यानी कि ग्राफिकली शो भी करवाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है वो मैंने लिखा हुआ है कि 2 डाइस है ना हमारे पास, तो दो डाइस का मतलब ये है कि पहली डाइस पे हमारे पास 6 साइड है, दूसरी डाइस पे हमारे पास 6 साइड है, ठीक है। अब हम लोग जो है मैंने लिखा हुआ है एन एस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस। अब जो मैंने यहाँ पे एस लिखा हुआ है ना वो सैंपल स्पेस, यानी कि यहाँ पर सैंपल स्पेस की वैल्यू आएंगी। अब मैंने यहाँ पे 12 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 12 अगर मैं लिखूंगा तो जो है वो समझेगा कि जो है वो मैं एक डाइस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मेरे पास 2 डाइस है ना, यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू आएगी, अगर मेरे पास 2 डाइस है तो मैं उनका स्क्वायर कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे एस की जगह 6 क्यों लिखा है कि एक डाइस पे मेरे पास 6 वैल्यूज है ना, यानी कि 6 फेसेस हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एस की जगह 6 लिख दिया, नंबर या एन जो है वो नंबर्स को शो कर रहा है, ठीक है। तो एस की जगह मैंने 6 लिख दिया, और जब जो मेरे पास 2 डाइसें थी मैंने क्या किया, 6 का स्क्वायर कर दिया। तो मेरे पास कितने यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एन एस इज इक्वल टू 36 केसेस या कॉम्बिनेशन, यानी कि मेरे पास 36 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। यानी कि इसको मैं ऐसे भी बता देता हूँ कि जैसे 36 कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि मैं एक दफ़ा डाइस घुमाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1 और 1, यानी कि पहली डाइस पे भी 1, दूसरी डाइस पे भी 1। दूसरी दफ़ा घुमाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा पहली डाइस पे 1, दूसरी डाइस पे 2। तो इस तरह से कितने सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे, मतलब हम लोग को तो नहीं पता कौन सा आ सकता है, तो कितने सारे बनेंगे। तो जब मैंने इसको ये सॉल्व करवाया तो मेरे पास 36 कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। अब मैंने जो नीचे टेबल बनाया है ना, ये मेरे पास कॉम्बिनेशन का ही टेबल है, यानी कि देखो मैंने डाइस 1 लिखा हुआ है, फिर मैंने डाइस 2 लिखा हुआ है। अब दोनों में जाहिर सी बात है 6 फेसेस है ना, तो अब मुझे ये बताना है कि जब मैं डाइस 1 को जब मैं पहली दफ़ा मैं घुमाता हूँ तो मेरे पास जो है वो ऐसी क्या पॉसिबिलिटी है कि मेरे पास जो है वो 2 आ जाए, फिर 3 आ जाए, फिर 4 आ जाए, 5 6, इस तरह से मैंने सारे जो है ना पॉसिबल आउटकम्स लिख दिए कि मेरे पास इन इन वैल्यूज से जो है वो ये वाली वैल्यूज आएंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो मैंने ये 36 का बनाया हुआ है ना, ये मैंने कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, ठीक है। यानी कि अब फर्ज करो कि जैसे जैसे मैं ले रहा हूँ 4 ले रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास अगर मैं सम रैंडम वेरिएबल्स को मैं जो है वो शो करवा रहा हूँ कि मेरे पास आंसर आया 4, तो अब 4 कितने सम से बन सकता है। पॉइंटर यार, ये जो है ना ये वकास ने तस्वीर खींच के मतलब ये स्लाइड के अंदर से। अच्छा देखो जो है वो ये कॉम्बिनेशन बने हुए हैं। देखो अब मैं बात कर रहा था कि जैसे 4 है, अब देखो 4 अब मैं कितने तरीकों से ला सकता हूँ कि मैं 1 और 3 भी कर सकता हूँ, मैं 3 और 1 भी कर सकता हूँ, मैं 2 और 2 भी कर सकता हूँ, ठीक है। यानी कि मेरे पास 3 पॉसिबल वेज हैं जिनकी वजह से मैं 4 ला सकता हूँ। तो वो 3 पॉसिबल वेज यहाँ पर इस टेबल के अंदर गिवन है। तो ऐसे जितने पॉसिबल वेज है ना मैं सबको लिखूंगा, यानी कि मैं पहले 1 1 लिखूंगा, फिर मैं 1 2 लिखूंगा, फिर 1 3, इस तरह से। यानी कि मैंने ये लिखा है, देखो यहाँ पे जो पहला वाला जो लेफ्ट हैंड साइड वाली जितनी भी वैल्यूज है ना, वो समझ लो कि वो फर्स्ट डाइस है, और जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज है वो सेकंड डाइस है, ठीक है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे जब सबसे पहले मैंने 1 और 1 लिखा हुआ है, यानी कि पहली डाइस जब मैंने ये पहली दफा, तो मेरे पास आंसर आया 1 और 1।
तो मेरे पास जो है वो जो सम आया वो 2 आ गया, ठीक है। फिर मैंने आगे गया तो मैंने डाइस रोल करी दोबारा दोनों, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 1 और 2, यानी कि पहली डाइस पे 1 दूसरी डाइस पे 2। इस तरह से जो है मेरे पास जो है वो सम कितना आ गया 3 का। तो इस तरह से मैंने जितनी, अब मैं 36 का तो नहीं बता रहा, अब जितनी वैल्यूज है ना मैंने इस तरह से कर ली। मैंने 1 की सारी लाइन करी, फिर मैंने 2 मैं सेकंड डाइस पर आ गया, थर्ड डाइस पर आ गया, फोर्थ पर, फिफ्थ पर, फिर सिक्स पर। इस तरह से मेरे पास 36 कॉम्बिनेशन बन गए, ठीक है। अब ये जो मैंने आगे टोटल लिखा हुआ है ये निकालना चाहो तो निकाल लो, वरना तो जरूरी नहीं है, ठीक है। ये वैसे ही मैंने निकाले थे, इन सबको ना ऐड करके टोटल करके सारी जो है वो वैल्यूज आ गई थी, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग को इस सवाल के अंदर जो है ना ये एक चीज पूछी हुई है कि जो है वो द रैंडम वेरिएबल डिनोट्स द सम ऑफ द स्कोर्स ऑन द टू डाइस। अब रैंडम वेरिएबल्स हम लोग को रैंडम वेरिएबल से शो करवाना है कि आपका जो सम आएगा, यानी कि फर्ज करो कि मेरे पास, अच्छा इसमें एक मैं चीज बता दूं आकाश, नेक्स्ट पेज, हाँ सही है। इसमें एक चीज बता दूं कि हमारे पास ना वैल्यू 1 आ सकती है, यानी कि ना वैल्यू हमारे पास 2 से कम आ सकती है, ना वैल्यू हमारे पास 12 से ज्यादा जा सकती है। क्यों? 2 से कम हम लोग ला ही नहीं सकते, यानी कि 2 डाइस है ना हमारे पास, तो 2 डाइस है, यानी कि अगर हम लोग मिनिमम नंबर पे भी जाएंगे, यानी कि 1 और 1 भी लाएंगे दोनों डाइसों पे, तो भी हमारे पास आंसर जो है वो 2 ही आएगा। तो 2 से कम हो ही नहीं सकती। तो जो है वो मैंने टेबल किससे शुरू किया, मैंने एक्स की जो एक्स यानी कि रैंडम वेरिएबल, यानी कि मैंने जो शुरू करवाए वो मैंने किससे करवाए 2 से। 2 से कम जा ही नहीं सकते, और मैं 12 पे आगे रुक गया। मैं 13 पे क्यों नहीं गया, मैं 13 पे इसलिए नहीं गया क्योंकि मेरे पास जो मैक्सिमम आंसर आएगा, यानी कि मैक्सिमम क्या है डाइस के अंदर 6, यानी कि जब मैं दोनों डाइस को घुमाऊंगा 6 और 6, तो आंसर क्या है 12 भी आएगा। 12 से ज्यादा नहीं बढ़ सकता। अच्छा उसके बाद, अच्छा अब देखो इसके बाद ये लिखा हुआ है कि अब ये जो मैंने लिखा हुआ है ना टेबुलर फॉर्म के अंदर, एक्स एक्स के आगे मैंने 2 3 4 5 6 7 8 9 12 ये सब रैंडम वेरिएबल्स मैंने ले लिए, ठीक है। अब जो है वो मैं इस पे जो है वो प्रोबेबिलिटी बताऊंगा कि 2 जो है, जैसे फर्ज करो मैं पहली की बात कर रहा हूँ कि 2 जो है वो अब मैं कितने कॉम्बिनेशन की वजह से मैं 2 बना सकता हूँ। मतलब ये जो टेबल मैंने पिछले बनाया हुआ था ना, जो मैं 36 कॉम्बिनेशन बनाया, इसके अंदर से कितने ऐसे केसेस हैं जिनकी वजह से 2 बन सकता है। तो सिर्फ अब तुम लोग खुद ही करके देख लो 2 किससे बन सकता है, 2 सिर्फ 1 और 1 से ही बन सकता है। देखिए 36 पॉसिबल आउटकम्स के अंदर से सिर्फ एक ऐसा केस है जो मतलब सिर्फ 2 बना सकता है, उसके अलावा कोई भी नहीं बना सकता, सारी बड़ी वैल्यूज आएंगी। तो 2 के नीचे मैंने पी एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी कि प्रोबेबिलिटी मैं रैंडम वेरिएबल की बता रहा हूँ, यानी कि 2 जो है वो इतनी प्रोबेबिलिटी देगा कि यानी कि 1/36 जो है इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। 1/36 का मतलब क्या है, यानी कि 1 जो है वो आपका वो है कि आप जो है वो एक केस है, 36 के अंदर से एक केस है, और डिवाइडेड बाय 36 यानी कि 36 के 36 केसेस के अंदर से, ठीक है। तो 1/36 इसका आंसर हो गया, यानी कि यहाँ पर जो है वो मेरे पास निकल गई है प्रोबेबिलिटी। अब मैं 3 पर आया, एक्स की अब मैंने रैंडम वेरिएबल जो है वो 3 रख दिया, तो 3, अब मैं 3 कितने केसेस से बना सकता हूँ, 3 में 2 केसेस से बना सकता हूँ ना, यानी कि मैं पहली डाइस पे अगर 1 ले आऊँ और दूसरी पे 2 ले आऊँ तो 3 बन जाएगा, या मैं पहली डाइस पे 2 ले आऊँ और दूसरी डाइस पे 1 ले आऊँ तब भी 3 बन जाएगा। तो मेरे पास ऐसे सिर्फ 2 वेज हैं जिनकी वजह से मैं 36 के अंदर से सिर्फ 2 ऐसे वेज हैं जिनकी वजह से जो है वो मैं 3 बना सकता हूँ। तो मैं इसका प्रोबेबिलिटी क्या लिखूंगा 2/36। इस तरह से 4 पर आ जाओ, 4 का मैं 4 की प्रोबेबिलिटी कैसे लिखूंगा 3/36। तो ये सब तुम लोग खुद करके देखना। ये अगर ये वाला टेबल जो मैंने लास्ट पेज पे बनाया हुआ है ना, ये अगर टेबल बना लो ना, तो इसकी ये सर ने सिर्फ इसीलिए हम लोग को टेबल बनाया कि ताकि इससे देखने में हम लोग को आसानी हो, ठीक है। और अगर एक चीज तुम लोग नोट करोगे ना टेबल के अंदर, तो आसानी के लिए बता रहा हूँ, जैसे 2 था ना, जैसे रैंडम वेरिएबल 2 है और उसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग को निकालनी है कि वो कितने केसेस से बन सकता है। तो कि जो मैंने लिखा हुआ है ना, जो पहली रो और पहला कॉलम देखो, 1 और 1 लिखा हुआ है, तो 1 और 1 का मतलब यानी कि 2 बन रहा है। अब नेक्स्ट पर आओ कि रैंडम वेरिएबल जो है वो हमारे पास 3 है, तो अब उसके हम लोग को बताना है कि वो कितने केसेस से बन सकता है। तो अब देखो जैसे यहाँ पे 1 और 1 लिखा हुआ था ना, अब मैंने क्या किया, मैं डायगनली डायगनली में चलना शुरू हो गया, यानी कि अब देखो 1 और 1 के राइट साइड पर और 1 और 1 के नीचे 2 और 1 लिखा हुआ है, यानी कि 2 और 1 और 1 और 2। अब देखो, अब जैसे मैं 4 पर आ गया, रैंडम वेरिएबल में छोड़ लिया, तो मैंने क्या किया कि 1 और 2 के राइट साइड पर और 2 और 1 के नीचे और इसके बीच में जो भी वैल्यू थी 2 और 2, अब देखो डायगनली चलना शुरू हो गए। सारी जितनी वैल्यूज है ना वो डायगनली चलना शुरू हो गए। पहले एक केस था, फिर 2 केस हुए, फिर 3 केस हुए, फिर 4 केस हुए। तो इस तरह से ये बढ़ती रहेंगी। और 2 का मतलब जैसे रैंडम वेरिएबल मैंने 2 लिया था तो उसका आंसर क्या था 1/36। इस तरह से जब 12 पर आएगा, तो 12 पर आके जो है वो मैंने क्या किया देखो,
यहाँ पर 7 पर आके 7 के बाद से जो है ना कम होना शुरू हो गया, यानी कि 8 लाने की सिर्फ़ 36 के अंदर से 5 ऐसे केसेज़ हैं जिनकी वज़ह से 8 आ सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है वो उसके बाद 9 है, फिर 10 है, फिर 11 है, फिर 12 पर आके देखो 1/36 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि सिर्फ़ 2 एक ही ऐसा केस है जिनकी वज़ह से 12 आ सकता है, 6 और 6। 6 और 6 के अलावा जो है वो किसी से 12 नहीं बन सकता। तो मैंने दोबारा से 1/36 लिख दिया। तो अगर हम लोग ये अगर टेबुलर फॉर्म में ही देखें ना, 1 देखो देखना शुरू करो 1/36 फिर 2/36 फिर ये आ गया 6/36 पर आके जो है वो दोबारा से कम होना शुरू हो गया। तो ये हमारे पास अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की लैब में जाएँ, वैसे तो जाना नहीं है वहाँ पे, लेकिन अगर उसमें जाएँ तो हम लोग को क्या दिख रहा है कि ये जो है वो सिमेट्रिकली यूनिफ़ॉर्म है, यानी कि सिमेट्रिकल बन रही है। ग्राफ अगर इसका बनेगा, वैसे तो इसका जो ग्राफ बनेगा तो हमारे पास जो है वो सिमेट्रिकल बनेगा, ठीक है? तो इस तरह से ये निकालनी है वैल्यूज़ जो है ना, रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यू इस तरह से निकलेंगी, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया, फिर मैं ग्राफ पर आऊँगा, मुझे बता दो ये क्लियर हो गया? ये कैसे बनाना है टेबुलर फॉर्म और डाइस 1 डाइस 2 कैसे करना है? अगर देखो अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सर जो है वो सवाल हम लोग को सिर्फ़ डाइस का दे दें, या सवाल सिर्फ़ हम लोग को ये दे दें कि आपके पास 2 ही डाइस हैं। सर दे सकते हैं कि आपके पास 3 डाइस हैं, आपके पास 4 डाइस हैं, या सर दे सकते हैं आपके पास 3 सिक्के हैं या 2 सिक्के हैं, उनमें से कितनी प्रोबेबिलिटी के 2 दफ़ा हेड्स आए या 1 दफ़ा हेड आए या दूसरी दफ़ा टेल्स आए या दोनों दफ़ा टेल्स आए। तो ऐसे कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ़ सेम यही मेथड रहेगा, बिल्कुल एग्ज़ैक्ट सेम यही मेथड रहेगा। थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, वो तुम लोग अगर 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करोगे ना, या मुझे अगर बता देना, अगर ना भी हुआ तो मैं करवा दूँगा वो हेड्स एंड टेल्स वाला। और जो है वो अगर डाइस बढ़ानी है, यानी कि 3 डाइसें करनी है या सिक्के जो हैं वो बढ़ाने हैं 2 या 3, तो मैं करवा दूँगा वो, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जो है वो देखो ग्राफ़िकल फ़ॉर्म पर आ जाओ। अब मैंने मैंने बताया था कि जब हम लोग जो है वो अच्छा ये जो है ये सवाल जो है वो मैं बताना भूल गया शुरू में, ये सवाल जो है वो किस चीज़ का है? ये सवाल डिस्क्रीट का है। डिस्क्रीट का कैसे है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ आएँगी डाइस पर, वो ज़ाहिर-सी बात है कंटीन्यूअस तो होंगी नहीं, वो डिस्क्रीट होंगी ना, नॉर्मल वैल्यूज़ है ना, काउंटेबल 1 2 3 4 5 6। तो ये सवाल जो है वो किस चीज़ का है? ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, ठीक है? वैसे तो सवाल में गिवन नहीं होगा, यहाँ पे भी गिवन नहीं है, ये हम लोग को खुद ही बताना होता है। अगर कंटीन्यूअस का होता तो इसका मेथड कुछ और होता। ठीक है? तो ये डिस्क्रीट सवाल है। अब देखो मैंने बताया था कि डिस्क्रीट का ग्राफ अभी मैंने बताया था कि कैसे बनता है कि आप ग्राफ के अंदर सिर्फ़ लाइन्स ड्रॉ कर देते हो। हिस्टोग्राम नहीं कहलाएगा ये, हिस्टोग्राम के अंदर बॉक्सेस होते हैं। वैसे यहाँ पे बॉक्सेस बने हुए नहीं है, लेकिन अगर बनाना चाहो मैं बताता हूँ अभी। लेकिन यहाँ पे जो है ना सिर्फ़ एक लाइन्स ड्रॉ करनी है, उसी से हम लोग को शो करवाना है कि हाँ, इतना मतलब इतना इतनी प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, या सिमेट्रिकल है, या जैसे भी है वो बताना है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे 2 लाइनें पहले तो बना दो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है? एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो कौन-सी वैल्यू, एक्स एक्सिस के ऊपर देखो मैंने पीएक्स लिखा हुआ है। यानी कि पीएक्स जो है मैंने यहाँ पे स्मॉल में लिखा हुआ है, यानी कि जो है वो मर्ज़ी है कुछ भी ले लो, सही है? लेकिन वैसे यहाँ पे जो है ना नीचे वाली वैल्यूज़ लोगे, ये वाली सॉरी ऊपर वाली वैल्यूज़ लोगे, ठीक है? यानी कि यहाँ पे जितने भी रैंडम वेरिएबल्स थे ना, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर आप रैंडम वेरिएबल्स रखोगे, यानी कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है? 2 से लेके 12 तक आप सारे रैंडम वेरिएबल्स रख दो। और वाई के ऊपर क्या करना है, वाई के ऊपर आपको जो है वो जो हमारे पास एस था, यानी कि जो हमारे पास सैंपल स्पेस था, यानी कि सैंपल स्पेस हमारे पास कितना था, 6। तो यानी कि 6 हम लोग के पास यानी कि 6 फेसेस है ना डाइस के, 1 2 3 4 5 6। तो वाई एक्सिस के ऊपर जो है वो आप 1 2 3 4 5 6 रख दो, यानी कि 6 आपके पास जो है वो सैंपल स्पेस था, तो आप यहाँ पे वो रखो। और वाई एक्स एक्सिस पर जो है वो रैंडम वेरिएबल करो, ठीक है? अच्छा, उसके बाद देखो प्लॉटिंग कैसे होगी। बिलाल एक मिनट, ग्राफ थोड़ा सा दोबारा से बताना। अच्छा, देखो पहले एक्स और वाई एक्सिस की लाइन ड्रॉ कर लो। एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो हमेशा जो है वो आप रैंडम वेरिएबल्स रखोगे, ठीक है? एक्स एक्सिस के ऊपर रैंडम वेरिएबल्स आएँगी, जो भी आपके पास वैल्यूज़ होंगी ना। और वाई एक्सिस के ऊपर जो है वो क्या होगा, सैंपल स्पेस के अंदर जो वैल्यूज़ थी ना, यानी कि 6 वैल्यूज़, 6 स्पेसेस होते हैं ना डाइस के। तो जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर आप 1 2 3 4 5 6 करके रख दो, यानी कि या तो फिर 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, 4 या 5 या 6, ठीक है? तो इस तरह से कर दो। अब देखो ग्राफ प्लॉट कैसे करना है। अब देखो ये ग्राफ प्लॉट किससे होगा, ये जो मैंने ऊपर बनाया हुआ है ना टेबुलर फॉर्म, इसी से होगा। यहाँ पे सिर्फ़ अगर मैं ना भी बताऊँ तो तुम लोग को वैसे समझ में आ जाएगा कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 मिनट रुकना।
यार तुम लोग बस 2 मिनट वेट करो, मैं ना आ रहा हूँ, जनरेटर चला कर, लाइट चली गई है, सिर्फ 2 मिनट रुको बस, मैं आ रहा हूँ। रैंडम वेरिएबल्स आए ना, ठीक है। और आर जो है वो हम लोग के पास एक्स है, यानी कि आर लिख दो या एक्स लिख को, एक ही बात है वो, ठीक है। मतलब अब देखो एक्स जो है वो हमारे हमारे पास जो है वो आ रहे थे, सॉरी सॉरी, एन जो है वो हमारे पास जो है वो टोटल नंबर, यानी कि वन से, यानी कि दोनों डायसो को अगर मिला के हम नंबर्स लिखेंगे तो वो 12 है। और एक्स जो है वो हमारे पास रैंडम वेरिएबल्स है, ठीक है। तो यानी कि 2 से शुरू होकर वो 12 पे खत्म हो गया। अब इसके अंदर एक चीज ये थी कि जो है वो सर ने हम लोग को ये बताया नहीं था, मैं पूछूंगा बाद में कि एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है या नहीं करनी, नॉर्मल, वरना क्योंकि ये सवाल यहीं पे खत्म हो गया है। मैंने सिर्फ नॉर्मल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाई है, एन, ये जो एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल और आर का फैक्टोरियल, सब मैंने यहाँ पे सिर्फ एन और आर की वैल्यू पुट कर दिया। एन की जगह मैंने 12 लिख दिया। आर की जगह मैं क्या लिखूँ? आर की जगह मैंने एक्स अभी लिख दिया, क्योंकि वो रैंडम वेरिएबल्स है। रैंडम वेरिएबल्स तो हमारे पास कितने हैं, 2 से लेकर 12 तक हैं। अगर हम लोग निकालना चाहें तो हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग को बारी बारी रख के यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। ये हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यानी कि एक दफा हम लोग एन जो है वो 12 ले लेंगे और एक्स जो है वो 2 ले लेंगे, फिर उसका आंसर आ जाएगा। फिर एक दफा हम लोग एन 12 लेंगे, फिर 3 लेंगे आर, ठीक है। इस तरह से हम लोग को 2 से लेकर 12 तक चलना पड़ेगा। ये सर ने हम लोग को बताया ही नहीं था, ये इतना कोई मुझे समझ में नहीं आया कि ये मतलब क्या था इस बात का। तो इसको अभी फिलहाल इतना छोड़ देना, ये ठीक है, सिक्स वरना। सिक्स का स्क्वायर जो हुआ 36 आएगा, वो कहाँ चला गया? नहीं नहीं, वो क्या नाम है वलीद, वो हमारे पास जो है ना कॉम्बिनेशन आए थे। यहाँ पे तो हम लोग कॉम्बिनेशन निकाल रहे हैं, यहाँ पे तो हम लोग मतलब बता रहे हैं ना कि आपके पास कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं रैंडम वेरिएबल्स की वजह से। तो वो मतलब मैं वही तो बता रहा हूँ कि वो जो हम लोगों ने काम किया था ना, वो ये उसका थोड़ा सा प्रो वर्जन है ये। मतलब हम लोग यहाँ पे इंडिविजुअली बता रहे हैं सारे रैंडम रैंडम वेरिएबल्स को रखकर, सही। ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना फिलहाल अभी इतना ही रहने दो, क्योंकि जो है यहाँ पर एक्स की वैल्यू अभी एक्स ही रहने दो। अगर सर कहते हैं कि यहाँ पर जो है वो बारी बारी पुट करनी है रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यू और निकालनी है, फिर उनको सम अप करके आंसर बताना है, तो फिर करना पड़ेगा। वरना फिलहाल अभी यहीं तक रहने दो, ठीक है। यहाँ तक ये क्लियर हो गया सबको, सवाल सारी चीजें? अच्छा मुझे बताओ, आगे कंटिन्यू करना है या फिर जो है वो अब कल करें, क्योंकि अभी इतने हैं भी नहीं, कल कम कर ही लो, मैं अभी। तो। हाँ, क्योंकि 9:30 तो हो रहे हैं अभी। और क्योंकि आगे के जितने सवाल हैं थोड़े से जो है वो टफ है, उसमें जो है वो फिर डिस्क्रीट और कंटिन्यूस ही आ रही है, अलग अलग है बिल्कुल। उसमें फिर मैं फॉर्मूले वगैरह बताऊंगा कि कैसे करना है, पीडीएफ टू सीडीएफ कैसे जाना है, सब निकालना है, वो सब मैं बताऊंगा। फिर कल कर लेंगे। बता दो मुझे, अगर अभी करवाना है तो मैं करवा दूंगा, वरना कल कर लेंगे।